असद रसूल और आज से हम फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं और जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले इस चैप्टर का ओवरव्यू और उसमें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस नेम को ही डिस्कस करते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दरअसल क्या होता है। तो इंफॉर्मेशन क्या है कि इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा है, प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा। तो अब हमें पता होना चाहिए कि डाटा क्या है। तो डाटा मटेरियल की वो फॉर्म है जो मीनिंगलेस है, ठीक है, और दूसरे लफ्जों में हम उसे कह सकते हैं कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो हमें पता है कि डाटा जो है वो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर है और डाटा की प्रोसेस्ड फॉर्म क्या है, इंफॉर्मेशन। तो जो चीज़ डाटा को कन्वर्ट कर रही है यानी कि प्रोसेसिंग होने के बाद जो चीज़ हमें मिल रही है वो इंफॉर्मेशन है। तो जो प्रोसेसिंग का प्रोसेस है वो हमें डाटा प्रोसेसिंग मिलेगा। जिसके अकॉर्डिंग हम डाटा को कन्वर्ट कर रहे होंगे उस प्रोसेस को हम डाटा प्रोसेसिंग कहेंगे। इसी के साथ अगर हम देखें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज ए पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस में सबसे पहले हम लफ्ज़ कंप्यूटर को देखते हैं कि कंप्यूटर कैसे इसकी इब्तिदा हुई और कैसे हम कंप्यूटर को हमें क्यों ज़रूरत पड़ी कि कंप्यूटर बनाना क्यों है और इससे हमने काम कौन सा लेना है। तो इसी तरह कंप्यूटर का लफ्ज़ कंप्यूट से है। तो कंप्यूट का मतलब है कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन के लिए इससे हमें पता चलता है कि जो हमने पहला कंप्यूटर बनाया उससे हमने कौन सा टास्क परफॉर्म करवाना है, हमने उससे कुछ वैल्यूज़ की कैलकुलेशन लेनी है। तो वैल्यूज़ की कैलकुलेशन लेने के लिए हमने कंप्यूटर डेवलप किया। तो कंप्यूटर की भी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। तो कंप्यूटर की हिस्ट्री हम देखते हैं कि कंप्यूटर जब सिंपल फॉर्म से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आया तो उसने बहुत सारी मॉडिफिकेशंस होना शुरू हो गई। तो सबसे पहली अगर जनरेशन की बात करें हम कंप्यूटर की पहली जनरेशन में क्या हुआ कि वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया। वैक्यूम ट्यूब जब इस्तेमाल हुई तो उसमें क्या हुआ कि हीट बहुत ज़्यादा जनरेट शुरू होगी और इससे क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिकल कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा होगी। तो इसी तरह अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर की जो अब हमारे पास फॉर्म है वो एक तो उसका साइज़ बहुत छोटा है। अगर वैक्यूम ट्यूब के अकॉर्डिंग देखें वैक्यूम ट्यूब का साइज बहुत उस कंप्यूटर का साइज बहुत ज़्यादा था। तो वैक्यूम ट्यूब के बाद अगर मॉडिफिकेशन देखें तो वो जनरेशन 2 में हमें ट्रांजिस्टर की फॉर्म में मिलेगी। तो ट्रांजिस्टर को जब इस्तेमाल किया गया तो हमारे पास जो कंप्यूटर था वो मच रिलायबल दैन वन था। तो उसमें एक तो हीट कम जनरेट होना शुरू हुई और दूसरा कि उसका साइज भी कुछ कम हो गया। मगर असल में बात क्या है कि अभी भी हीट जनरेट हो रही थी तो हमारे जो टास्क थे वो मुकम्मल तौर पर पूरे नहीं हो रहे थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंजप्शन लग रही थी। तो हमने क्या करना है हमें फिर इसकी और मॉडिफिकेशन करना पड़ी और उससे हमें मिली थर्ड जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर को चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया हमने आईसी सर्किट्स में। तो आईसी सर्किट क्या है? आईसी सर्किट एक तो मच रिलायबल दैन ट्रांजिस्टर एंड वैक्यूम ट्यूब। एक तो वो साइज में भी बहुत छोटे हैं, दूसरा उनमें कोई हीट जनरेट नहीं होती, ना तो उनमें हीट जनरेट होती है और दूसरा कि वो इलेक्ट्रिकल कंजप्शन भी बहुत कम करते हैं। तो ये तो हमें मिल गई थर्ड जनरेशन में कि अब कंप्यूटर हमारा वो है जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें उस फॉर्म में कंप्यूटर चाहिए जो एक तो इलेक्ट्रिकल कंजप्शन भी कम करे और उसमें हीट भी जनरेट ना हो, जिससे हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा टास्क ऑपरेट करवाना शुरू कर गए। तो इसी तरह मॉडिफिकेशन और होना शुरू हुई, मॉडिफिकेशन होती गई और जनरेशन 4 में हमने क्या मॉडिफिकेशन देखी कि उसमें माइक्रो प्रोसेसर एक चीज़ ऐड कर दी गई। तो माइक्रो प्रोसेसर के ऐड होने से क्या हुआ कि उसमें हम मल्टीपल टास्क ऑपरेट करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम एक वेबसाइट ओपन करते हैं या एक साइट हम ओपन
करते हैं तो उसके बाद हम मल्टीपल साइट्स को भी ओपन कर सकते हैं। इसमें ये नहीं कि सिर्फ एक साइट को ओपन किया और उसी को ही हमने आगे वर्क करना उसी पर शुरू कर दिया और आगे कोई साइट ना ओपन कर सके। तो ये चीज़ फोर्थ जनरेशन में हमें मिली कि हम मल्टीपल साइट्स को ओपन करना शुरू कर गए। तो इसी तरह जनरेशन आगे से आगे मॉडिफाई होती गई और आज अगर हम देखें तो लेटेस्ट जो जनरेशन है कंप्यूटर साइंस की वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऐसी हम डिवाइसेस डेवलप कर रहे हैं, ऐसी डिवाइसेस बना रहे हैं कि जो कि एक ह्यूमन बीइंग की तरह सोचे समझे और काम करे। तो बहुत सारी जो नेशंस हैं उन्होंने इस तरह की चीज़ें डेवलप करना शुरू कर दी। मिसाल के तौर पर चाइना, कोरिया, जापान, अमेरिका और रशिया वगैरह इन्होंने रोबोट्स बनाना शुरू कर दी। तो रोबोट्स से वो काम करते हैं जो हम उन्हें इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम उनमें ऐड कर देते हैं कि उन्होंने ये टास्क परफॉर्म करने हैं तो हम उनसे वो काम लेते हैं। तो यानी कि ह्यूमन की रिप्लेसमेंट के लिए हमने क्या करना शुरू कर दिया कि हमने रोबोट्स बनाना शुरू कर दिया और उन्हें टास्क देना शुरू कर दिया कि उनका ये टास्क है, उन्होंने वो उसे पूरा करना है। तो इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलें तो देखेंगे इस चैप्टर का ओवरव्यू। इस चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस करना है। इस चैप्टर में हम सबसे पहले देखेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को। तो हार्डवेयर वो कंपोनेंट है जो हम फिजिकली देख सकते हैं, हम उन्हें टच कर सकते हैं। तो फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर क्या है कि जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम देंगे, किन्हें देंगे? हार्डवेयर को, हार्डवेयर कंपोनेंट को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देंगे कि वो टास्क हमें परफॉर्म करके दिखाएं, तो वो है हमारे पास सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बाद हम देखेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में क्या क्या फर्क है? इनपुट से हमें पता चलता है कि जो डाटा हम इंटर करेंगे वो इनपुट कहलाएगा, ठीक है। और इनपुट करने के लिए, कोई डाटा इंटर करने के लिए जो डिवाइसेस इस्तेमाल होगी वो इनपुट डिवाइसेस होंगी। और कोई डाटा जब हमने इंटर करवा दिया उससे आने वाली आउटपुट जो होगी वो शो करने वाली डिवाइसेस जो हमें आउटपुट डिवाइसेस कहलाएंगी। यानी कि डाटा को जो हमें शो करेंगे, मिसाल के तौर पर आप कीबोर्ड पर प्रेस करते हो बटन्स को तो आप कोई ना कोई मटेरियल राइट कर रहे हो। राइट करना तो आप एज ए इनपुट काम कर रहे हो। अगर आप देखेंगे उसमें आउटपुट आपको क्या मिलेगी, तो स्क्रीन के ऊपर आपके पास जो मटेरियल नजर आएगा वो एज ए इनपुट आपको मिल रहा होगा। तो इसी से आगे हम स्टोरेज डिवाइसेस की बात करेंगे। स्टोरेज डिवाइसेस बहुत तरह की कंप्यूटर में इस्तेमाल होती है और इनकी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है और स्टोरेज डिवाइसेस कितनी किस्म की है और क्या इनके बगैर कंप्यूटर रन कर पाता है कि नहीं कर पाता, इनके बगैर कंप्यूटर चलता है या नहीं चलता है, हम अपने टास्क ऑपरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये हम डिस्कस करेंगे स्टोरेज डिवाइसेस में। स्टोरेज डिवाइसेस बहुत सारी टाइप्स की हैं, कुछ इंटरनल हैं, कुछ एक्सटर्नल है। इनमें प्राइमरी हम देखेंगे, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस और टर्शियरी स्टोरेज डिवाइसेस को देखेंगे। इसी तरह आगे हम देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम दरअसल क्या है? विंडोज, जिसे हम आम लफ्जों में विंडो कह देते हैं, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किस लिए काम आता है कि अगर हमारे कंप्यूटर में कोई किसी किस्म की विंडो या ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है तो हमारा कंप्यूटर वर्क ही नहीं करेगा, हमारा कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं लेगा। तो इसलिए कि अगर हम कंप्यूटर पर वर्क करना चाहें तो उसकी बेसिक जो चीज़ होगी वो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो कंप्यूटर के स्टार्टअप के लिए हमें या कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम का होना ज़रूरी है इस कंप्यूटर के अंदर। तो इसी तरह अगर हम देखें तो कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके बाद हम लैंग्वेजेस की बात करेंगे। लैंग्वेजेस मतलब कि कंप्यूटर की एक अपनी लैंग्वेज है जिसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। तो मशीन लैंग्वेज को जो समझाने के लिए इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि उसने कौन सा टास्क ऑपरेट करना है, कौन सा टास्क उसने परफॉर्म करना है, तो उसके लिए बहुत सारी लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती हैं। और बहुत सारे प्रोग्राम अगर डेवलप करने हैं, कोई हमने सॉफ्टवेयर बनाना, उसके लिए कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल हुई, तो वो आगे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। मिसाल के तौर पर लैंग्वेज की अगर सिंपल फॉर्म की बात करें तो सबसे पहले आ जाती है सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज को उसकी मॉडिफिकेशन की गई तो उसकी मॉडिफाई फॉर्म जो हमें मिली वो है C++। तो इससे आगे अगर हम देखें तो जावा, और जावा के बाद हम असेंबली लैंग्वेज, यानी कि बहुत सारी इस तरह की
जो लैंग्वेजेस हैं जिसमें हम अपना टास्क यानी कि अपना प्रोग्राम बना सकते हैं और उसे परफॉर्म करवा सकते हैं इन कंप्यूटर। और हम कोई जिस तरह का हम प्रोग्राम सेट करेंगे, जिस तरह के हम इंस्ट्रक्शंस उसमें डालेंगे, उस तरह का हम उससे काम ले लिया। अगर डिस्कस करेंगे कंप्यूटर की इम्पोर्टेंस क्या है आजकल, अगर हम देखें तो मॉडर्न सिनेरियो में अगर बात करें तो कंप्यूटर से हम कौन कौन सी काम कर रहे हैं, कौन कौन से हम उससे टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। तो उससे उसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो कंप्यूटर की इतनी इंपॉर्टेंस है कि इसने सारी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया। ग्लोबल विलेज का मतलब क्या है कि अगर हम एक आम तौर पर बात करेंगे एक विलेज क्या है, विलेज में मोस्टली लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो दुनिया को इतना उसने छोटा बना दिया है, कंप्यूटर साइंस ने इतना करीब कर दिया लोगों को कि वो आपस में इंटरकनेक्शन कर सकते हैं, यानी कि आपस में कम्युनिकेट बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर इंटरनेट अवेल है तो उसमें ये आपको आसानी हो सकती है कि आप किसी भी कंट्री में किसी भी पर्सन के साथ कभी भी कोई ना कोई लिंक बना सकते हैं और उससे अपना काम या करवा सकते हैं या उसका काम कर सकते हैं या खुद राब्ता उससे कर सकते हैं। वो राब्ता जो आपने करना है, कम्युनिकेट करना है आपने, तो वो ना सिर्फ ऑडियो होगा बल्कि आपको वीडियो की भी सहूलत उसमें फैसिलिटी मिलेगी कि आप उसे वीडियो में भी देख सकते हैं कि कौन सा बंदा कहाँ पर किस वक्त क्या काम कर रहा है। ठीक, इसी तरह अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे मॉडर्न सिनेरियो ऑफ कंप्यूटर क्या है कि उसमें हम अपने ज़्यादातर काम अब कंप्यूटर पर ही कर रहे हैं। जैसे एक स्कूल के अंदर जो जितने भी स्टाफ है, जितनी भी एडमिशन्स हैं, सबका रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर है। इसी तरह अगर हम बैंकिंग सेक्टर में देखें तो बैंकिंग ज़्यादातर हो ही ऑनलाइन गई है, ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शन होती है, ऑनलाइन ही सारे काम हो रहे हैं बैंकिंग में। तो इसी तरह आप घर बैठे अब बैंक ने भी क्या कर दिया कि आपको इतना फैसिलिटेट कर दिया कि अपने अपने ऐप इंट्रोड्यूस करवा दिया कि आप घर बैठे अपने यूटिलिटी बिल्स को जमा करवा सकते हैं और अदर जो भी आपने ट्रांजैक्शंस करनी है वो भी आप कर सकते हैं। इसी तरह रेलवे और अदर जो कंपनीज हैं, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसीज हैं, उन्होंने भी अपनी अपनी ऐप बनाई है जिससे क्या होता है कि आप घर बैठे अपना टिकट ऑर्डर कर सकते हैं और अपना टिकट ले सकते हैं उनसे। तो इसी तरह अगर हम देखें कि और सेक्टर्स हैं कि हमारी हर फील्ड में कंप्यूटर बहुत ज़रूरी हो गया, चाहे वो मेडिकल हो चाहे वो नॉन मेडिकल फील्ड हो। मेडिकल फील्ड में अगर आप देखते हैं कि कोई ना कोई ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो उसका सारा इमेज अगर तो इंटरनली चेक करना हो तो उसका सारा इमेज साइड पर स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा। तो इसी तरह कंप्यूटर का यूज हर चीज में ज्यादा हो रहा है। और इसी तरह अगर देखें तो आने वाला सारा जो टाइम है वो सारे का सारा चेंज ही कंप्यूटर साइंस के लिए हो जाएगा, यानी कि हर चीज के लिए कंप्यूटर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। तो इसी के साथ हम आज के अपने लेक्चर का इख्तिताम करते हैं और होप कि आपको समझ आ गई हो और कोई